तो देखिए आज का जो विषय है, क्योंकि आप लोग किसान हो महोबा के और इस समय प्राकृतिक खेती पर जोर है। अब प्राकृतिक खेती पर इसलिए जोर है क्योंकि 3.5 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का फर्टिलाइज़र हमारा बाहर से आता है। कितने का? 3.5 लाख करोड़ का फर्टिलाइज़र बाहर से आयात करना पड़ता है। दूसरा, ये फर्टिलाइज़र हमारी ज़मीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को यानी भौतिक गुणों को भी खराब करता है और ये फर्टिलाइज़र डालने की वजह से हमारी फसलों की उपज का स्वाद भी खराब हो गया है। दूसरा, इसकी पौष्टिकता, चाहे आप गेहूं की रोटी खाएं, ज्वार की खाएं, बाजरे की खाएं, सब्जी खाएं, फल खाएं, फ्रूट खाएं, कुछ भी खाएं, उनमें स्वास्थ्य नहीं बनता। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर आदमी बीमार है और बीमारी के बाद किसी को जिंक की गोली खिलाई जा रही, किसी को आयरन की गोली खिलाई जा रही, किसी को कैल्शियम की गोली खिलाई जा रही है। हड्डियां कमज़ोर हो गई, डायबिटिक हो गए, बीपी हो गए, ठीक है ना। और तो ये सारी बातें कि खेती में आमदनी मतलब उत्पादकता में ठहराव आ गया, लागत बढ़ती जा रही है, ज़मीन का पानी बहुत खर्च हो रहा है। तो इन सब की वजह ये है कि धरती को स्वस्थ करना है, इसलिए हमें प्राकृतिक खेती करनी है। तो प्राकृतिक खेती करने के लिए एक आयाम है जीवामृत, कि भाई किसानों को प्राकृतिक खेती अगर करनी है तो उनको जीवामृत डालना पड़ेगा। और जीवामृत ऐसे बनता है। अब किसी ने ये नहीं बताया कि जीवामृत क्यों डालना है, जीवामृत हकीकत है क्या, जीवामृत कैसे प्रयोग करना है। तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जो जीवामृत बनाया जा रहा है, जो प्रयोग करते हैं, ऐसे लाखों किसान हैं मेरे साथ, 5-10 से तो डेली बात मेरी हो ही जाती है, जो ये कहते हैं कि साहब हम पिछले 7 साल से जीवामृत डाल के खेती कर रहे हैं और हमको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो फ़ायदा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्होंने पूरी जीवामृत की कहानी को ठीक से समझा नहीं। बस अभी यूरिया डीएपी देते थे, सो यूरिया डीएपी बंद कर दिया। एक ड्रम लिया 200 लीटर का, 10 लीटर गौमूत्र लिया, 10 किलो गोबर लिया, 1 किलो गुड़ डाल दिया, 1 किलो बेसन डाल दिया, 500 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी डाल दी और कहते हैं 72 घंटे में बन जाएगा। और जब गेहूं में पानी लगाना तो इसको नाली के माध्यम से पूरा छोड़ देना। बोले फिर क्या करना है, बोले फिर अगला पानी जब लगाना तो फिर बना लेना, 72 घंटे में फिर बन जाएगा। अब आज देश के किसानों की हकीकत बता रहा हूं, देश में 80% किसानों के पास गाय नहीं है और जीवामृत गाय के गोबर और गौमूत्र से बनना है। तो इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि देश के 20% लोग ये वाली प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, 80% लोगों के लिए प्राकृतिक खेती नहीं है। ठीक। अगला, अब जो 20% लोगों के पास गाय हैं तो उनमें से अधिकांश किसानों के पास गाय के नीचे पक्की फर्श नहीं है। अब उसको चाहिए, मान लो 2-3 एकड़ का किसान है और उसको 200 लीटर 200 लीटर 200 लीटर 1 एकड़ के लिए 600 लीटर, 3 एकड़ के लिए 1800 लीटर। 1800 लीटर जीवामृत बनाने के लिए उसको चाहिए 150-200 किलो गोबर और 150-200 लीटर गौमूत्र। अब आप कल्पना करिए कि गेहूं का सीजन है, रबी का सीजन है और उसको आज 3 एकड़ है, तो चूंकि एक एकड़ के लिए 3 बार ड्रम बनाने के लिए 60 लीटर गौमूत्र चाहिए, तो उसको जो 150 लीटर गौमूत्र चाहिए, 100 लीटर कच्चा फर्श है, तो गौमूत्र कैसे इकट्ठा करेगा। तो वो रखा के बैठा है गैया के पास, गैया जैसे खड़ी होती डब्बा लेके दौड़ता है। यार किसान को कहाँ फंसा दिया आपने। मतलब किसान को खेती करनी थी, बहुत सारे उसके पास काम थे और वो किसान जो प्राकृतिक खेती में जीवामृत बनाने के लिए 2 कदम चला, वो गैया के पीछे डब्बा लेके बैठ गया, बहुत सारे काम उसने छोड़ दिए।
दूसरी बात, ये जब डाला 72 घंटे में जीवाणुओं का विकास हुआ ही नहीं, तो कि जिस आदमी की 1 एकड़ में 12 कुंटल गेहूं पैदा होता था, उसका जो है 7 कुंटल पैदा होने लगा। 2 साल किया, 3 साल किया, लोगों ने बताया धीरे धीरे ज़मीन सुधरेगी, फिर आगे बढ़ेगा। 5 साल हो गया और सुधरी नहीं ज़मीन, तो क्या हुआ, उसे छोड़ दिया, फिर वही यूरिया DAP पर आ गया। ठीक है ना। तो प्राकृतिक खेती का मतलब, मैं 2 बार क्लास आपकी, 3 दिन, आज चौथा दिन है। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति के वैभव को सुधारना, और प्रकृति के वैभव का मतलब होता है सबसे पहले धरती माँ की उर्वरा शक्ति को ठीक करना। तो जब मैंने लिखा है धरती को माँ कहते हैं, भूमि भी कहते हैं, और इसमें ह्यूमस होना चाहिए। जिस जमीन में ह्यूमस बहुत अच्छा होगा वहां हमें फिर फर्टिलाइजर की जरूरत। लेकिन ह्यूमस क्या चीज है, आज की तारीख में उसको सुधरा हुआ शब्द है जीवांश कार्बन। आप लोग मिट्टी की जांच कराते हो, सबको जाने अनजाने मिट्टी की जांच चाहे खुद कराई हो चाहे सरकार ने कराई हो, सबको एक एक बार कार्ड मिल चुके। अपने अपने घर में जाना और जो हेल्थ कार्ड मिला उस पर देखना कि पहले लिखा रहता pH कितना, EC कितना, फिर लिखा रहता जीवांश कार्बन कितना है। तो उसमें आपकी कार्ड में लिखा है जीवांश कार्बन 0.3% है। हमने कहा 1% होना चाहिए, और है कितना, 0.3। 0.3% है, होना कितना चाहिए, 1%। यानी 100 यूनिट होनी चाहिए और 30 यूनिट है, यानी 70% कम है। और ये 100 यूनिट मिनिमम है, और 100 यूनिट मिनिमम के बाद आपका 30 यूनिट है, और इसमें आपको गेहूं बोना है। और आपको किसी ने कहा कि जीवामृत डाल दो, तो आपने जीवामृत वही वाली विधि से बनाया, 72 घंटे में बन गया, और आपने पानी में बहा दिया फसल में। ये जीवाणु पहले एक तो पानी में 72 घंटे में 200 लीटर 500 ग्राम बरगद की मिट्टी लाए थे ना। 500 ग्राम बरगद की मिट्टी में 5 ग्राम में जीवाणु थे, यानी 1% अगर ह्यूमस है बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी में, 1% अगर जीवांश कार्बन था, तो 1% तो जीव होंगे। तो 100 ग्राम में 1 ग्राम, 500 ग्राम में 5 ग्राम, 5 ग्राम में जीव होने की संभावना थी। लेकिन उसमें मरे हुए जीव भी थे और जिंदा जीव भी थे, तो पता चला 250 ग्राम जीवाणु थे। मान लेता 250 ग्राम जीवाणुओं को मुझे 200 लीटर पानी में कन्वर्ट करना है, तो 72 घंटे का समय पर्याप्त है क्या? 1 किलो बेसन 1 किलो गुड़ में ही 200 लीटर जीवाणु हो जाएंगे क्या? ठीक है ना। तो यहां पर जो मैं बता रहा हूं है क्या, कि आज एक प्रश्न होता है कि मैं जीवामृत क्यों बनाऊं। जीवामृत, ये प्रश्न आना चाहिए आपको। जो भी आपको जीवामृत की बात बताए उससे पूछे कि साहब जीवामृत क्या होता है और क्यों बनाएं, तो फिर वो बोलेगा कि देखिए ऐसा है कि आपके खेत में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अब नष्ट हो गए हैं, और उन सूक्ष्म जीव जो आपके खेत में होने चाहिए और नष्ट हो गए हैं, तो वो सूक्ष्म जीव आपके खेत में पहुंचाने हैं। तो अब आपका अगला क्वेश्चन है कि बाबूजी वो क्यों पहुंचाने हैं, तो फिर उसको उत्तर देना पड़ेगा कि आपके खेत में जो फसलों के अवशेष गिर जाते हैं, पशुओं का मलमूत्र जो छूट जाता है, उसको फसलों के लायक भोजन बन जाए, फसल उसको खा सके। फसल का जो भोजन है ना, वो फसलों का अवशेष तो नहीं है। फसलों के लिए जो भोजन चाहिए वो फसलें खाती हैं हमारा जीवांश, यानी कि जो गोबर है, जो खरपतवार हैं, जो फसलों के अवशेष हैं, उनको पौधे की जड़ नहीं खा सकती, उनको पहले जीवाणु खाएगा,
और जीवाणु उससे ह्यूमस बनाएगा, उनका रूप बदल देगा। जैसे हम लोग, हमारी पत्नी घर से बाहर चली गई, 2 दिन के लिए मायके चली गई, और हमारी किचन में आटा भी है, चावल भी है, दाल भी है, सब्जियां भी रखी हैं, तो मैं चावल तो नहीं निगल लूँगा, आटा तो नहीं फाँक लूँगा, मुझे तो चावल पका हुआ चाहिए, रोटी पकी हुई चाहिए, दाल चाहिए, तभी उसको खा पाऊँगा। ऐसे ही खेत में वो थोड़ी सी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन वो कार्बनिक पदार्थ फसल नहीं खाएगी, क्योंकि कार्बनिक जीवांश वहाँ है नहीं, कम है, बहुत कम है। इसीलिए मजबूरी में जब आप गेहूं बोते हो तो आपको फिर कहा जाता है कि भाई संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करिए। बोले बाबूजी क्या करें? बोले 120 किलोग्राम नाइट्रोजन डालिए, 60 किलोग्राम फास्फेट डालिए, 40 किलोग्राम पोटाश डालिए। फिर आपकी मिट्टी का कार्ड देखा, बोले इसमें जिंक की भी कमी है तो 25 किलो जिंक डालिए। यही बताया जाता है। तो ये तो रासायनिक खेती की ओर हम आगे बढ़ गए। अब लोगों ने कहा कि किसान जो फर्टिलाइजर डालता है उसको ना डालने पड़े। तो सीधी सीधी बात है, अगर फर्टिलाइजर ना डालना पड़े तो मेरी धरती माता में जीवांश कार्बन की मात्रा 1% हो जाए तो फर्टिलाइजर नहीं डालने पड़ेंगे। क्यों भाई? अगर किसी व्यक्ति को दस्त आ गए पतले और उसके शरीर का पानी दस्त के माध्यम से निकल गया तो उसको अस्पताल में बोतल चढ़ेगी। और कोई कह रहा कि नहीं अस्पताल नहीं जाना है, तो ठीक है, नमक और चीनी का घोल बनाओ, पानी के साथ दबा के पियो, सिंपल सी बात है। तो चूंकि नमक चीनी का घोल पीने से डॉक्टर को क्या मिलेगा? तो इसलिए चिकित्सा विज्ञान में चल रहा है कि डिहाइड्रेशन हो गया है, बोतल चढ़वानी पड़ेगी। तो हम बोतल चढ़वाते हैं, जो 25 रुपए की बोतल आती है, जब एक बोतल चढ़ जाती तो डॉक्टर के 150 रुपये हो जाते हैं। ऐसे ही हम अपनी ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा नहीं बढ़ा रहे। अब नहीं बढ़ा रहे तो यूरिया डीएपी डालना मेरी मजबूरी है। तो आज जो मैं बता रहा हूँ प्राकृतिक खेती और जीवामृत। तो जीवामृत मैंने लिखा क्यों? तो मैं आज कह रहा हूँ आपसे कि मित्र, पिछले 20, 30, 40 सालों से आपने आधुनिक कृषि के अंतर्गत कई बार अपने खेत में दीमक को मारने के लिए, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए, इसको मारने के लिए, उसको मारने के लिए आपने खतरनाक रसायन डाले। क्लोरोपाइरीफास डाला है, पोराजिन डाला है, थिमेटेंजी डाला है, फोरेटेंजी डाला है। तो जब हम अपनी ज़मीन में कोई कीटनाशक रसायन हैवी खतरनाक डालेंगे, तो दीमक मारने के लिए डाला था तो केचुआ भी मरा और सूक्ष्म जीव भी मरे। ये सारे पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि अब हिंदुस्तान की ज़मीन में जीवाणु नहीं हैं। तो जीवाणु नहीं हैं तो उन जीवाणुओं की पुनर्स्थापना करनी है। जो जीवाणु मेरी ज़मीन के नष्ट हो गए वो जीवाणु फिर से मेरी ज़मीन में आ जाएं। तो जब हम ऐसा प्रयास करते हैं कि वो जीवाणु लौट आएं, तो फिर एक चीज़ और समझनी पड़ती है कि जीवाणु मरे क्यों। तो मैंने बताया कि या तो धूप से मरे, जैसे रबी में आपने गेहूं काट लिया, चना काट लिया और आपकी खेतों के आसपास मेड़ पर अच्छे अच्छे पेड़ नहीं हैं, तो गर्मी में आप जानते हो जब कमरे का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मई जून के महीने में 48, 49 हो जाता है, उस समय मिट्टी का टेम्परेचर पता कितना होगा? 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। आप पैर, जूता उतार के पैर नहीं रख के खड़े हो सकते। तो जहां हमारा पैर नहीं बर्दाश्त कर पा रहा गर्मी, वहां वो सूक्ष्म जीवाणु कैसे बर्दाश्त करेंगे गर्मी? तो वो सारे मर गए। अब अगर आपने जीवामृत बनाना मान लो सीख लिया और जीवामृत डालने लगे और पेड़ नहीं है, तो ये हर साल डालने पड़ेंगे। क्यों? आपने खरीफ में डाला, रबी में डाला, दैन अप्रैल मई में फिर मर गए, फिर खरीफ शुरू हुआ फिर डालो, अगले साल फिर मरेंगे। तो जैसे हम 50 साल से यूरिया डीएपी डाल लेते, वैसे क्या हम 50 साल जीवामृत डालेंगे ना? तो जीवामृत, जैसे कोरोना आया था अभी बीच में, तो कोरोना की वैक्सीन लग गई हम लोगों को, तो क्या हम लोग रोज वैक्सीन लगवाएं? हैं? एक बार लग गई ना, एंटीबॉडीज हमारे शरीर में डेवलप हो गई। तो उसी प्रकार जीवामृत, समझदार जो किसान होगा वो जीवामृत
2 साल डालेगा, तीसरे साल से उसको जीवामृत नहीं डालना, खत्म कहानी। जैसे हम कहते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी में जीवाणु हैं, एक क्वेश्चन है वहां क्यों है, क्यों है वहां पर? तो वही बात हुई, वहां चूंकि गर्मियों में टेम्परेचर नहीं बढ़ता। दूसरा, बरगद के पेड़ के नीचे आपने कोराजिन नहीं डाला है, फोरेटेंजी नहीं डाला है, इसलिए वहां जिंदा है। तो हमारे खेत में भी परिस्थितियां ऐसी ही हो जाएं कि बरगद के पेड़ के नीचे जिस प्रकार जीवाणु निरंतर जिंदा रहते हैं, वैसे ही मेरे खेत में एक बार मैं डालाऊं और फिर निरंतर ये बने रहें। ठीक है ना? तो ये विज्ञान समझना। तो अब जीवामृत बनेगा कैसे, इसकी तकनीकी बता रहा हूं आपको, उसमें कोई हेरा फेरी मत करना। तो एक हमने ड्रम लिया, ये साहब 200 लीटर का एक ड्रम है। कितने का? 200 लीटर का एक ड्रम ले लिया। अब हमें जीवामृत बनाना है। तो जैसे किसी ने कहा बरगद के पेड़ के नीचे, सबसे जीवामृत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे पेड़ के नीचे की मिट्टी जहां आप संभावनाएं हैं कि यहां पर वो सारे जीवाणु होंगे जो मेरे खेत में होने चाहिए। जैसे किसी ने कहा बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, तो कई बार किसान क्या करता है, एक पहाड़िया पर बरगद का पेड़ है जहां मिट्टी सूखी है, नमी है ही नहीं, कंकड़ीली है, वहां से गया मिट्टी ले आया 500 ग्राम। वहां तो जीवाणु एक भी नहीं थे। तो जीवाणु कहाँ होगा? जहां जीवाणु का भोजन होगा। तो पेड़ ऐसी जगह होना चाहिए कि जहां उसकी पत्तियां फल गिरते हों वहीं पड़े रहते हों, पानी से बह के बाहर ना जाते हो, ना कोई झाड़ू लगा के बाहर फेंकता हो। क्योंकि जीवाणु अगर हैं तो उनको निरंतर भोजन चाहिए। तो पत्तियां और उनके फल जीवाणुओं के भोजन थे, वो साल दर साल वहीं पड़े रहते हैं, बह करके बाहर नहीं जाते, कोई झाड़ू लगा के बाहर नहीं करता, कोई वहाँ होला नहीं भूनता, आग नहीं लगाता। दूसरा, अगर वो पेड़ आपके खेत में बीच में खड़ा है और आप उसमें गेहूं बोते हो और दीमक मारने के लिए दवा डालते हो, पानी के साथ वो दवा पेड़ के नीचे भी जाती है। तो अब ऐसे पेड़ के नीचे आप मिट्टी ले आओगे तो वहाँ कहाँ जीवाणु हैं? ठीक है ना? तो पहला सूत्र है जीवामृत बनाने के लिए कि मैं जंगल या बरगद ऐसा एक स्थान खोजूं जहां पर जीवाणुओं के होने की संभावना हो, और अगर मेरी आंखों में ऐसा नजर में आता है तो वहां से आप मिट्टी लाएंगे 5 किलो, 500 ग्राम नहीं, 5 किलो, 5 किलो मिट्टी ला करके मैंने इसमें डाल दी। अब जीवाणु को नमी चाहिए, अभी तो मिट्टी में जीवाणु है, 5 किलो मिट्टी में जीवाणु है, मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें भर दूंगा 180-170 लीटर पानी। अगर किसी किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो इसमें 200 लीटर पानी भरेगा। अगर 5 एकड़ ज़मीन है तो 100 लीटर पानी भरेगा। अगर 2 एकड़ ज़मीन है तो 50 लीटर पानी भरेगा। क्योंकि जीवामृत बनने के बाद 20 लीटर जीवामृत 1 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त होने वाला है। हमको ये सिंचाई की नाली के साथ बहाना नहीं है, केवल एक बार अभी विधि बताने वाला हूँ। एक बार मुझे 1 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद में 20 लीटर जीवामृत अच्छी क्वालिटी का बन गया, उसको मिलाना है। और कोई भी फसल जब बोनी है, पलेवा करते हैं आप, तो 1 कुंटल जीवामृत वाला गोबर उसको बिखेर देना है, पीछे से जुताई कर देनी है और फसल की बुआई कर देनी है। डीएपी, पोटास, जिंक बिल्कुल नहीं देना। अगर गेहूं बो रहे हो, बात समझना मेरी, अगर चना, मटर, मसूर, राई, अलसी बो रहे हो तो बिल्कुल कोई भी डीएपी नहीं देनी। अगर गेहूं बो रहे हो और जीवांश कार्बन इतना है तो देखिए, ये जीवाणुओं में तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता नहीं। मैंने बोला ये खेत में जाएंगे और खेत में जो कार्बनिक पदार्थ पड़ा है, यानी पिछले साल के ठूंठ पड़े हैं, अवशेष पड़े हैं,
तो उन पर क्रिया करके उनको ये ह्यूमस में कन्वर्ट करेगा। तो जादू तो है नहीं कोई कि आज डाला और कल उसने नाइट्रोजन पोटास पैदा कर दी, ऐसा तो है नहीं। तो गेहूं अगर बोगे तो पहली साल आपको यूरिया जितनी डालते थे उतनी डालनी है, डीएपी पोटास बंद कर देना है। यूरिया अगर चना मटर मसूर राई अलसी बो रहे हो तो आपको डीएपी कुछ नहीं डालना। अब कई बार यहाँ पर लोग कहते हैं सचान साहब आप प्राकृतिक खेती सिखा रहे हैं, किसानों को यूरिया डलवा रहे हैं। तो यूरिया इसलिए डलवा रहा हूँ मित्र कि आपकी गेहूं अगर 12 कुंटल होता था तो मैं चाहता हूं कि 12 ही हो, 13 हो जाए, 11 ना होने पाए, इसलिए मैं कहता हूं यूरिया डालनी है। कब तक डालेंगे? जब पहली साल ये आपने जीवामृत डालेंगे तो फिर ये जो खेत में जो कार्बनिक पदार्थ पड़ा था वो ह्यूमस में कन्वर्ट होगा और ये 0.3 की जगह 0.4 होगा, 0.5 होगा, 0.6 होगा, 0.7 होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जब ये 0.6, 7, 8 पहुंच जाएगा, 3 साल लगेंगे, तो तब आप यूरिया बंद कर देना। तो उद्देश्य ये, क्योंकि अगर आपकी पैदावार आला सडन गिर गई तो आप मेरी बात नहीं मानोगे। तो पैदावारी ना गिरे, लागत बच जाए, केमिकल बचाने की ओर दिशा में हम आगे बढ़ चुके, ठीक है ना। तो करेंगे क्या कि अच्छे से जंगल या अच्छे बरगद के पेड़ के नीचे की 5 किलो मिट्टी लाई डाल दिया और इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से 160 लीटर पानी भर दिया। हमने बोला 160 फिक्स नहीं है, अगर 5 ही एकड़ जमीन है तो 110 लीटर, क्योंकि 1 एकड़ के लिए हमें 20 लीटर जीवामृत चाहिए, हिसाब लगा लेना अपना। 1 एकड़ खेती के लिए हमें 20 लीटर जीवामृत चाहिए। अब 7 एकड़ अगर जमीन है तो 140 लीटर पानी हो गया। लेकिन ध्यान रखना कि ये रोज बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी नहीं लानी, एक बार ले आए तो 10 लीटर पानी प्लस में रखना, ताकि जब मैं 140 लीटर उपयोग कर लूँ तब भी 10 लीटर यहाँ पर बच जाए और उस पर फिर पानी डाल दूँ, फिर गुड़ और आटा डालने लगूँ, फिर तैयार हो जाए अगली फसल के लिए, क्योंकि बार बार हमें जंगल ना जाना पड़े। तो हम इसमें 160 लीटर पानी भर देते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगर 160 लीटर पानी भर दिया, फिर इसमें हम 5 किलो गुड़ डालेंगे, 5 किलो आटा डालेंगे। आटा माने आटा, बेसन नहीं, आटा, और उस फसल का आटा जो फसल सबसे सस्ती हो, ठीक है ना। अब मैंने डाल दिया, अब पानी भर दिया। अब इसमें जो 5 किलो मिट्टी में जो जीवाणु थे ये अपना मल्टीप्लाई होंगे। अब 15 दिन बीत गए। 15 दिन के बाद क्या करेंगे? जब 15 दिन गुजरेगा तो मैंने माना कि यार जो मैंने गुड़ डाला था, देखिए 15 दिन तक ये आटा काम नहीं आने वाला है, क्योंकि गुड़ तो घुल जाता है, गुड़ तो बैक्टीरिया अब्जॉर्ब कर लेगा। आटा अभी पानी में नैनो पार्टिकल में टूट करके घुला नहीं है, इसलिए आटा अभी बैक्टीरिया के काम नहीं आ रहा है। आटा अभी वहीं आपका रिजर्व रखा है। लेकिन मैंने सोचा कि यार ये गुड़ कहीं कम ना हो गया हो, और जीवाणुओं को तो निरंतर भोजन चाहिए। तो फिर मैंने 3 किलो गुड़ 15 दिन के बाद 3 केजी गुड़ और 3 केजी आटा डाल दिया। अब यहाँ प्रश्न आएगा कि साहब पहले बैक्टीरिया कम थे तब आपने गुड़ और आटा ज़्यादा डलवाया, अब बैक्टीरिया बढ़ गए तब आप कम कर रहे हो। तो अब यहाँ सुनना, 15 दिन के बाद ये जो आटा है ये बैक्टीरिया के उपयोग के लायक आने लगेगा, और फिर जब 10 दिन बीतेगा तो 2 किलो गुड़ और 2 किलो आटा फिर देना है। अब आप देते रहना है। जैसे आज ये दिसंबर का महीना है, अब रबी की फसल की बुआई हो गई, अब आपको जुलाई में बोना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना, 6 महीने में एक महीने में 3 बार खुराक देना है। पहले महीने में केवल 2 खुराक जा रही हैं, फिर अगले बार से 3 खुराक जाएंगी। तो एक महीने में 3 खुराक का मतलब हुआ 6 किलो गुड़, 6 किलो आटा।
और 5 महीने अगर लगातार हम दे रहे हैं तो 30 किलो गुड़ 30 किलो आटा, 30 किलो गुड़ का मल्ला हुआ है 1,500 रुपये, 30 किलो आटा का मल्ला है 900 रुपये, तो ये हमारे हो गए 2700 रुपये। 2700 रुपये का गुड़ आटा खिलाएंगे तब इस ड्रम में जीवाणुओं की संख्या जो है 10 की पावर 9 इतनी होगी। यानी जैसे बरगद के पेड़ के नीचे थे उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ जीवाणु हो जाएंगे। अब जब बन गया, ये जुलाई आ गई, आपको मूंगफली बोनी है, आपको उड़द बोना है, आपको ज्वार बोना है, कुछ भी बोना है, तो मान लो 4 एकड़ आपको फसल बोनी है, तो आप 4 कुंटल सूखी हुई गोबर की खाद लेंगे और इससे 80-90 लीटर निकालेंगे। 4 कुंटल गोबर की खाद में इसको डब्बे से छिड़केंगे, ठीक से मिला देंगे, खेत में ले जाएंगे और बिखेरेंगे, पीछे से जुताई कर देंगे। ध्यान रखना जुलाई का महीना है, ऐसा मत करना कि खेत में बिखेरा है, ट्रैक्टर खराब हो गया, कड़ी धूप है, बैक्टीरिया मर जाएगा। सुनिश्चित कर लेना कि ट्रैक्टर मेरा खेत पर है, तो आप आगे से बिखेरते जाइए, पीछे से ट्रैक्टर जुताई, ताकि ये ज़मीन में मिल जाए। ज़मीन के जब नीचे चला जाएगा और नमी है तभी ये फंक्शन में आएगा। तो ये तो मैंने जीवामृत डाल दिया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अभी तक यूरिया डीएपी के नशे में थे, अब जीवामृत का नशा पाल लिया इन्होंने। तो जो लोग ऊब गए, वो कैसे ऊब गए कि भाई ये जीवाणु आपने डाल दिए ज़मीन में। जीवाणु क्या खाता है? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ देने के बारे में अभी मैंने कुछ नहीं सोचा, तो जीवाणु डाल देते हैं हर साल। 1 कुंटल गोबर और 20 लीटर जीवामृत हर साल डाल रहा हूँ, हर सीजन में डाल रहा हूँ। तो जीवाणु तो यहाँ हो गए ज़मीन में खूब, लेकिन एक दिन आया कि जीवाणु खाएं क्या? पिछला जो भोजन रखा था वो तो पका चुके सब। भाई हम लोग क्या करते हैं, घर में हमारी आपकी गृहिणी है जो रोज़ किचन में खाना बनाती है। आप किचन में सामान लाना बंद कर दो बाज़ार से, फिर वो कहाँ से बनाएगी खाना? तो गृहिणी भी होनी चाहिए और गृहिणी से पूछते भी रहना चाहिए कि क्यों बाज़ार जाना है क्या, किचन में कोई चीज़ कम हो गई है क्या? तो कहेगी हाँ आटा ख़त्म हो गया है, हाँ सब्जी लानी है, हाँ चीनी लाना है, अरे तेल तो बिल्कुल नहीं है। तो आप वो चीज़ें ला के रखोगे तब वो खाना बनाएगी ना। यहाँ क्या हुआ, गृहिणी तो शादी करके ले आए जंगल से खोज के और उसको कह दिया बना खाना। अब काहे से बनाए खाना वो? तो इस 1 एकड़ ज़मीन में आपको 20 कुंटल, 25 कुंटल, 30 कुंटल फसलों के अवशेष, पशुओं का मलमूत्र ये डालते रहना है। सिंपल सी कहानी है कि मुझे ह्यूमस बढ़ाना है। क्या ऑब्जेक्ट है? जीवामृत डालने का उद्देश्य क्या है? ह्यूमस बढ़ाना है, जीवांश कार्बन बढ़ाना है। और जब जीवांश कार्बन बढ़ाना है, जैसे आपको दही जमाना है, तो जामन भी चाहिए और दूध भी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, दही जमाना है, जामन ले आओ, जामन ले आए लला, बोले दही जमा दो, तो कह रहे दूध कितना है, काय में जमा दें दही? तो दही खाने के लिए जामन और दूध दोनों होने चाहिए। उसी प्रकार जमीन में ह्यूमस बढ़ाने के लिए जीवामृत के जीवाणु भी होने चाहिए और कार्बनिक पदार्थ भी होना चाहिए। तो उसी के अनुपात में हम कार्बनिक पदार्थ देंगे। अल्टीमेटली उद्देश्य ये, प्राकृतिक खेती का उद्देश्य ये था कि मुझे रासायनिक उर्वरक ना देने पड़े। क्यों? रासायनिक उर्वरक ना देने पड़े, मेरी फसलों में बीमारी ना लगे और ये जीवाणु जो दें वो निरंतर जिंदा रहें। हम जीवामृत 2 साल 3 साल डालें, इसके बाद जीवामृत भी डालना बंद कर दें। तो क्या करना पड़ेगा? खेत की मेड़ बनानी पड़ेगी, मेड़ पर पेड़ लगाने पड़ेंगे। अगर 1 एकड़ ज़मीन में 3 या 4 पेड़ हो जाते हैं छायादार, जामुन का हो सकता है, शीशम का हो सकता है, नीम का हो सकता है, पाकड़ का हो सकता है। अगर 4 कोनों में 4 पेड़ खड़े हैं तो अप्रैल मई जून की गर्मी में पेड़ों के नीचे जहाँ छाया है वहाँ जीवाणु जिंदा बने रहेंगे, शेष बीच के हिस्से में मर जाएंगे।
जुलाई आएगी, पानी बरसेगा, खेत का टेम्परेचर घट जाएगा और जीवामृत के जीवाणु पूरे खेत में फैल जाएंगे और हमारी खेती संपन्न हो जाएगी। जीवामृत का प्राकृतिक खेती में जो जीवामृत का विज्ञान है उसका सिर्फ इतना रोल है कि हमको अपने खेत में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाना है और ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने के लिए कोई अच्छा बरगद का पेड़ या अच्छे जंगल की मिट्टी की ज़रूरत है। अब जब आपके दिमाग में वो वाली फितूर है, क्या गौमूत्र तो बाबूजी है ही नहीं हम पे, यहाँ गौमूत्र की क्या ज़रूरत है, यहाँ गोबर की क्या ज़रूरत है। तो जीवाणु के डेवलपमेंट में हमको गुड़ की ज़रूरत है। आटा ना हो तो चलेगा, लेकिन आटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुड़ महंगा है, आटा सस्ता है। तो 15 दिन के बाद आटा भी उपयोग में आने वाला है, तो शुरू में गुड़ दे दीजिए, बाद में गुड़ नहीं देना हो तो ना गुड़ माइनस कर देना, आटा आटा देते रहना, क्योंकि अब आटा भी शुगर के रूप में कन्वर्ट होकर बैक्टीरिया के काम आने लगा है। लेकिन गोबर का यहाँ कोई रोल नहीं है, गोबर तो खेत में जाना है। अब एक प्रश्न आता है, जिसे आपने सुना है कि साहब गोबर में जीवाणु होते हैं गाय के, तो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी क्यों खोजते हो? बात समझना। अगर गोबर में जीवाणु हैं तो हम ये नहीं कहते गोबर में जीवाणु नहीं है, हम ये मानते हैं सीधा सीधा जीवाणु गाय के गोबर में भी है, भैंस के गोबर में भी है, बकरी की लेड़ी में भी है, आपके भी मल में है। ऐसा कौन सा जीव है जो मल विसर्जित करे उसमें जीवाणु नहीं होंगे? हाँ, मैं मानता हूँ जो गाय के गोबर में थोड़े ज़्यादा हैं, गाय के गोबर में ज़्यादा ही हो सकते हैं, अलग टाइप के नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो और जो गाय के गोबर में जीवाणु हैं वो अलग हैं, जो जंगल की मिट्टी में जीवाणु हैं वो मिट्टी को बनाने वाले हैं। गाय के गोबर में जो जीवाणु हैं वो पाचन क्रिया में हेल्प करने वाले थे, मल के साथ बाहर आ चुके हैं। अच्छा, गाय के गोबर में जो जीवाणु हैं, अगर गाय के गोबर में 1 ग्राम गोबर में 5 करोड़ जीवाणु हैं, तो भाई आपका गाय का गोबर 3 महीने से डला एक जगह, वो जीवाणुओं ने गाय के गोबर को क्यों नहीं खा के हजम कर दिया? क्यों सूख गया? क्यों नहीं सड़ा? तो ये समझना है। चलो, गाय की महिमा है, गौ आधारित प्राकृतिक खेती का मैं सबसे बड़ा फॉलोअर हूँ। मैं कहता हूँ गाय की खेती का मतलब है बैल से खेती करिए, क्योंकि गाय का पहला उपहार है बैल, जो सदियों से खेती में हमारा सहयोग करता आया है। तो गाय बैल के लिए पालिए, गाय दूध के लिए पालिए, और बाई चांस फिर जब गाय है ही मेरे घर में तो गाय मूत्र करेगी, गाय गोबर करेगी, गाय जब पेशाब गोबर करेगी तो खेत में तो मेरे जाना ही जाना है, नहीं जाना है। तो जीवामृत की ये कहानी है कि जंगल की मिट्टी में जीवाणु हैं, मेरे खेत की मिट्टी में जीवाणु मर गए क्योंकि मैंने कई बार क्लोरोपाइरीफास डाला है। अगर क्लोरोपाइरीफास नहीं डाला है तो मेरे खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं है, धूप से मर गए हैं। जो जीवाणु मेरे खेत में होने चाहिए, चूँकि मैंने बोला है माँ है, समझना, माँ, माँ का मतलब जिंदा है, और माँ अगर जिंदा है तो हम जिंदा हैं। अब 70% तो माँ मेरी मर गई, इसीलिए 70% आपकी आमदनी घट गई। क्यों? ठीक आज के 70 साल पहले कहते थे उत्तम खेती मध्यम मान निश्चित चाकरी। क्यों कहते थे? क्योंकि तब मेरे बैल थे, अपने बैल से खेत जोत लेता था, ज़मीन में जीवांश था, मुझे यूरिया डीएपी ज़रूरत नहीं थी, ज़मीन में नमी को धारण करने की सामर्थ्य थी। आप कल्पना करना 70 साल 50 साल पहले आप चना मटर मसूर राई अलसी पिसिया बो लेते थे, जौ पिसिया तो होती नहीं थी 70 साल पहले। गेहूं कहाँ होता था मेरे देश में? हमारे देश का भोजन था जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई, और खरीफ में क्या था? ज्वार, बाजरा, अरहर, उर्द, मूंग, तिल। गेहूं कहाँ था? अब एक मिनट रुक जाओ, गेहूं था। गेहूं यार, अब मुझे याद है मेरे पास 40 बीघा में एक बम्बा था, एक बम्बा का जितना समय पानी मिलता था बस उतना 1 बीघा गेहूं था। अब तो 40 के 40 बीघा में गेहूं हो गया, ट्यूबवेल लग गए तो नीचे से पानी उलीचन लगे। तो बात समझना, यहाँ पर जीवा मैंने लिखा प्राकृतिक खेती करना है, हमको करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि मैं इस दुनिया का अंतिम पीढ़ी का व्यक्ति नहीं हूँ, ये दुनिया और भी चलेगी।
हम मर जाएंगे, मेरे बच्चे यहाँ पर रहेंगे। और ज़मीन का हालात जो आपको मैंने बताया कि 100 यूनिट जीवांश होना चाहिए, 30 यूनिट बचा है। कल को अगर यही खेती चलती रही तो ये 10 यूनिट बचेगा, और 10 यूनिट बचेगा, हम मर के चले जाएंगे। तो अभी 1 बोरी यूरिया डालते हो, तब डाला करेगा बच्चा आपका 3 बोरी, तो आपको गाली देगा, ठीक है ना। तो प्राकृतिक खेती के लिए पहले मैंने बताया, खेत की मेड़ बनानी है, मेड़ पर पेड़ लगाने हैं, और फिर जीवामृत डालना है, और फिर फसलों का जो फसल अवशेष प्रबंधन है ना, फसलों के अवशेष का सही प्रबंधन का मतलब है सारे के सारे फसल अवशेष खेत में हमको उपयोग में करने हैं।